गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आदिकाल हम लोग देख रहे थे और आदिकाल में आज रासो साहित्य आरंभ करते हैं। आदिकाल में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें सबसे पहले नामकरण देखे लिए थे। आदिकाल का नामकरण व समय सीमा, आदिकाल का नामकरण और समय सीमा देख चुके थे। दूसरे में हम लोग सिद्ध साहित्य को देखे, सिद्ध साहित्य समाप्त हुआ। सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य देख चुके थे, नाथ साहित्य हो गया। और आज हम लोग रासो साहित्य आरंभ करते हैं। रासो साहित्य में सबसे बड़ी बात यह कि रासो साहित्य है क्या। इसका नाम रासो हुआ तो रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, रासो काल की प्रवृत्तियां क्या थी या रासो साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, रासो साहित्य में कौन कौन से रचनाकार आते हैं और रासो साहित्य में किन रासो ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है, किसको अप्रमाणिक माना गया है और किसे अर्ध प्रमाणिक माना गया है, कौन वर्तमान में उपलब्ध है, कौन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग रासो साहित्य के बारे में समझते हैं। रासो साहित्य है क्या। तो देखिए, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में जो रचनाएं की गई थी उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। आदिकाल में चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिस साहित्य की रचना हुई उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये छोटी सी परिभाषा इसकी बन सकती है, आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए लिख ही लेते हैं। रासो साहित्य, रासो साहित्य, रासो साहित्य एक छोटी सी परिभाषा इसके बारे में लिख लीजिए कि आदिकाल में चारण कवियों द्वारा, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में, अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जिस वीरगाथात्मक साहित्य की रचना हुई। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा में जिस वीरगाथात्मक साहित्य की रचना हुई उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, कि उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये एक सामान्य सी और छोटी सी परिभाषा हो गई रासो साहित्य की। स्पष्ट है कि आदिकाल में चारण कवियों द्वारा, चारण कवि क्या थे, चारण कवि उन कवियों को कहा जाता था उस काल में जो युद्ध भी करते थे, ठीक है, युद्ध कौशल का भी इनके पास ज्ञान था। ये लोग संगीत कला के भी ज्ञानी थे और ये लोग अन्य कार्यों में सहयोग भी कर सकते थे। वैसे व्यक्ति जिसमें वीर रस की भी प्रधानता हो, अर्थात जो युद्ध कौशल को भी जानता हो, संगीतज्ञ भी हो, संगीत भी जानता हो और अन्य कार्यों में भी सहयोग करता हो, उसे चारण कवि कहा जाता था। ठीक है, तो आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जिस वीर गाथात्मक साहित्य की रचना हुई उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट इसकी परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई। रासो शब्द की व्युत्पत्ति, देखिए इसके बारे में सभी विद्वानों का अपना अपना एक अलग अलग मत भी है। रासो साहित्य की
व्युत्पत्ति के बारे में सभी विद्वानों का एक अपना अलग मत है। गारसारा तासी कुछ मानते हैं, शुक्ल बाबा कुछ मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ मानते हैं, यानी अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत से देखा और अंत में ये देख लेते हैं कि सर्वमान्य मत क्या भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नंबर 1 HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि द्विवेदी जी क्या मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? ये रासक से मानते हैं, रासक से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो की उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? रासक से। अगर हम बात करें नंबर 2 डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा की बात करें तो ये भी रासक से ही मानते हैं। ये भी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? रासक से मान रहे हैं। नंबर 3 पर आ जाइए, चंद्रवली पांडे, चंद्रवली पांडे, चंद्रवली पांडे किससे मान रहे हैं रासो शब्द की उत्पत्ति? ये भी रासक से ही मानते हैं। ये तीनों विद्वान जो हैं ये रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? रासक से मान रहे हैं। और ये तीनों मत जो है यही सर्वमान्य मत भी है। सर्वमान्य मत का मतलब हुआ कि रासो शब्द की उत्पत्ति आप लोग भी किससे मानेंगे? तो रासक से ही मानेंगे। रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये सर्वमान्य मत भी है और ये आप लोग को मानना है। रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी, डॉक्टर दशरथ ओझा ने और चंद्रवली पांडे ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है और यही सर्वमान्य मत भी है। चलिए आगे नंबर 4 पर देखते हैं शुक्ल बाबा को। अगर नंबर 4 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शुक्ल बाबा रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? तो ये मानते हैं रसायन से। किससे मान रहे हैं? ये रसायन से मानते हैं। रसायन या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, टबरगीना का प्रयोग करते हैं। ये रसायन से मानते हैं। गारसा दा तासी किससे मान रहे हैं? गारसा दा तासी। अगर गारसा दा तासी की बात करें तो गारसा दा तासी राजसूय यज्ञ से मानते हैं। राजसूय यज्ञ से मानते हैं। किससे मान रहे हैं? ये राजसूय यज्ञ से मान रहे हैं। ठीक है, गारसा दा तासी राजसूय यज्ञ से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। राजसूय यज्ञ क्या होता था? एक राजा अपने आप को सम्राट बनाने के लिए या सम्राट बनने के लिए एक यज्ञ करता था। ठीक है, वो राजसूय यज्ञ कहलाता था और इसी का एक भाग जो है वो अश्वमेघ यज्ञ कहलाता था। राजसूय यज्ञ जो होता था उसमें सभी राजा इसकी समर्थन करते थे और जब इस राजा को अपना और पद बढ़ाना होता था तो ये अश्वमेघ यज्ञ करता था। इसका वर्णन आप लोग को आयुर्वेद के शुक्ल आयुर्वेद में मिल जाएगा। आयुर्वेद के 2 भाग हुए, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल आयुर्वेद में इसकी बातें आती है कि राजाओं के द्वारा जो बड़े बड़े यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक है, ये सब अश्वमेघ यज्ञ किए जाते थे। इन सबों का विधि भी उसमें है और वर्णन भी है। तो गारसा दा तासी किससे मानते हैं? राजसूय यज्ञ से मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल किससे मानते हैं? काशी प्रसाद जायसवाल। अगर काशी प्रसाद जायसवाल की बात करें तो काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से रसों की उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? रहस्य से। नंबर 7 कविराज श्यामल दास, इनको देख लीजिए। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? तो कविराज श्यामल दास रासो शब्द की उत्पत्ति ये भी रहस्य से ही मानते हैं। ये दोनों विद्वान किससे मानने वाले हैं? रहस्य से मानने वाले हैं। 8 पर आ जाइए, राम स्वरूप चतुर्वेदी किससे मानते हैं? आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करें कि ये रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति राउस से मानते हैं। राउस शब्द से ये मान रहे हैं।
नंबर 9, कम से कम 10 मत लिख लीजिए। नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी। अगर नरोत्तम स्वामी की बात करें कि नरोत्तम स्वामी राजस्व यज्ञ की राजस्व शब्द की उत्पत्ति कैसे मानते हैं, तो नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। किससे मान रहे हैं ये रसिक से मान रहे हैं। एक और विद्वान का नाम लिख लीजिए, हर प्रसाद शास्त्री। 10 काफी है, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। हर प्रसाद, देखो सब बाबू, हर शब्द और हरि शब्द में अंतर होता है। हर का मतलब शिव है और हरि का मतलब विष्णु है। और हरि शब्द का तो मतलब दुनिया में सब कुछ होता है। हरि मतलब सांप, हरि मतलब मेढक, हरि मतलब पानी, हरि मतलब तालाब, सब कुछ, वो एंटीबायोटिक शब्द है। हर का मतलब शिव होते हैं। तो हर प्रसाद शास्त्री ये नाम है विद्वान का। हर प्रसाद शास्त्री आलोचक थे। हर प्रसाद शास्त्री किससे मानते हैं, तो ये मानते हैं राजयश से। किससे मानते हैं, ये राजयश से मानते हैं। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप लोग को मैंने 10 विद्वान के बारे में बता दिया कि किस विद्वान किससे मानते हो। सर्वमान्य मत क्या है, सर्वमान्य मत है रासक। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो रासक से हुई है, यही सर्वमान्य मत भी है। ऐसे विद्वानों का अपना अपना मत है। एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है। आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं और आदिकाल में आज रासो साहित्य को शुरू किए हैं। नामकरण, समय सीमा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य समाप्त हुआ, जिसका वीडियो आप लोग मिल चुका है और जो बच्चे हैं सामने वो भी देख चुके हैं। ये क्लास संख्या 7 है और आज सबसे पहले रासो साहित्य की के बारे में बात की है। तो आदिकाल में चारण कवि कौन थे, जो युद्ध भी कर सकते थे, संगीतज्ञ भी थे और अन्य कार्य भी कर सकते थे, सामान्य जीवन भी जी सकते थे, ठीक है। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में जिस वीर गाथात्मक साहित्य की रचना हुई थी उसे वीर रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सभी विद्वानों का अपना अपना मत है और सर्वमान्य मत एक है कि रासक से हुई है। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग देख चुके हैं। आगे बात करते हैं अब रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। रासो साहित्य की विशेषताएं, रासो साहित्य की विशेषताएं या इसको प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। स्पष्ट है? इसकी कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, परीक्षाओं में जो पूछी जाती है उसको क्रम के अनुसार लिखिए। नंबर 1, अभी आप लोग को एक पहली विशेषता सबसे प्रारंभ में ही बताया कि रासो साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो चारण कवियों के द्वारा की गई थी। ये विशेषता भी हो जाएगी, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ध्यान तो देते नहीं है। चारण कवियों द्वारा था। चलिए, एक विशेषता ये हो गई कि रासो साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया। मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया। एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरे, रासो साहित्य में किस रस की प्रधानता थी, तो वीर रस की भी प्रधानता थी और श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। लिखिए, इस साहित्य में या रासो साहित्य में आश्रयदाताओं राजाओं के शौर्य एवं वीरता रासो साहित्य में आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं वीरता
का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात या घटना को कहना अतिशयोक्ति कहलाता है, और ये एक अर्थालंकार भी है। आश्रयदाता रासो साहित्य में आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं वीरता का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया। दूसरी विशेषता ये हो गई। विशेषता जरूर याद रखें किसी भी साहित्य की, ये सिर्फ आपको अभी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, ये चीज़ें आपको अच्छे नोट्स बनाने में, किसी को समझाने में, इंटरव्यू में, उन सभी चीज़ों में काम आएगी। तीसरी विशेषता रासो साहित्य की, इस साहित्य में का मतलब रासो साहित्य में, इस साहित्य में सामंती जीवन की झलक मिलती है। इस साहित्य में सामंती जीवन की झलक मिलती है। चौथी विशेषता लिखिए। इस साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया। युद्धों का सजीव वर्णन इसलिए हो पाया क्योंकि जो कवि थे वही तो सैनिक भी थे ना। चारण तो क्या करते थे, कवि भी थे और सैनिक भी थे और संगीतज्ञ भी थे और योद्धा भी थे। तो इस साहित्य में तो ये लोग अपना आंखों देखा हाल लिखा भी करते थे। जो बच गए वो लिखते थे, जो मारे गए वो काल के गाल में समा गए। तो इस साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन का मतलब होता आंखों देखा हाल, सजीव वर्णन कहलाता है। ना कुछ यथार्थ और ना कुछ आदर्श, जो देखा वही बोल दिया, यही लिख दिया। तो इस साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। सजीव वर्णन किया गया है। स्पष्ट है। नंबर 5, पांचवी विशेषता इसकी महत्वपूर्ण है। पांचवी विशेषता लिखिए। प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई। प्रबंधात्मक काव्यों की रचना। प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, खंड और मुक्तक काव्य बहुत कम लिखे गए। चलिए, तो इस साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया, प्रबंधात्मक काव्यों की रचना। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। नंबर 6, नंबर 6 पे लिखिए। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रही। श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता। नंबर 7, नंबर 7 में लिखिए। नायक जो हुए थे इस साहित्य में, चाहे वो विशलदेव रासो रहें या पृथ्वीराज रासो रहें, तो नायकों में देवीय शक्ति की कल्पना की गई, परंतु नायिकाएं साधारण रही थी। लिखिए, नायक के दैवीय गुण, नायक के दैवीय गुण नायक में हो जाएगा। नायक में दैवीय गुण का चित्रण किया गया, एक विशेषता ये भी हो गई। और नायिकाएं कैसी रही? साधारण रही थी। नायिका साधारण स्त्री बनी रही, साधारण स्त्री रही। नायिकाओं में कोई भी दैवीय गुण नहीं का संचार नहीं किया गया, सिर्फ नायकों को दिखाया गया कि इसमें दैवीय गुण हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो हैं तो उनमें है ना ऐसे ऐसे गुणों और ऐसे ऐसे चीजों का वर्णन है जो एक साधारण मनुष्य की क्षमता से परे है।
से इनके मित्र थे चंद्रवरदाई। इतिहास और दंत कथाओं से ये पता चलता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, बस एक राजा थे और एक कवि थे। इनके पिता का मतलब चंद्रवरदाई के पिता पृथ्वीराज के दरबार में, मतलब इनके पिता के समय में कविता किया करते थे और दोनों में मित्रता थी, मंत्री भी थे, मित्रता भी थी। बाद में दोनों के घर एक संतान पैदा हुआ। राजा के घर पृथ्वीराज का जन्म हुआ और कवि जो थे इनके मित्र, इनके घर चंद्रवरदाई का जन्म हुआ। तो दंत कथाएं बताती है कि दोनों का जन्म एक ही बार हुआ था, एक ही समय हुआ, मतलब जैसे आज का जो तारीख है, तो इसी तारीख में दोनों के घर संतानें हुई और दोनों की मृत्यु एक भी हुई थी। जब मोहम्मद गोरी इनको पकड़ के ले गया था तो इनको तो पता था कि मुझे मार ही देगा, तो वहाँ पे इन्होंने एक पंक्ति कही थी, आप लोग भी सुने होंगे, 7 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। तो इन्हीं के बाद एक तीर गोरी को मारे, वो मर गया और ये दोनों अपने अपने तलवारों से ही एक दूसरे का गला काट लिए, यानी कि जन्म भी साथ और मृत्यु भी साथ। नंबर 9, डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग। डिंगल और पिंगल, ये बताइए कि डिंगल और पिंगल आप लोग समझते हैं कि नहीं? डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग, शैलियों का प्रयोग। अगर नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि डिंगल और पिंगल क्या होती है। अगर हम बात करें डिंगल की, सबसे पहले डिंगल की बात करें तो डिंगल क्या है इसके बारे में समझिए। डिंगल का मतलब हुआ कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा ये दोनों मिली तो क्या बनी? डिंगल बनी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिली तो डिंगल बनी। और अगर हम पिंगल की बात करें कि पिंगल क्या होती है, पिंगल, तो पिंगल का मतलब हुआ ब्रज और अपभ्रंश और ब्रज, अपभ्रंश और ब्रज, यानी कि अपभ्रंश और राजस्थानी मिली तो डिंगल बन गई और अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिली तो पिंगल बन गई। ठीक है, अब इन दोनों का प्रयोग हुआ तो किस रूप में किया गया? तो किस रूप में किया गया समझिए। डिंगल शैली में हमेशा युद्ध वर्णन किया गया। डिंगल शैली में क्या किया गया? युद्ध वर्णन किया गया। डिंगल शैली में युद्ध वर्णन किया गया और पिंगल शैली में प्रेम वर्णन किया गया। प्रेम वर्णन का मतलब हुआ श्रृंगार रस का वर्णन इस शैली में किया गया। इतना जरूर याद रखें आप लोग। एक तो ये डिंगल शैली और एक पिंगल शैली, दोनों क्या होती है? तो डिंगल शैली का मतलब हुआ अपभ्रंश प्लस राजस्थानी बराबर युद्ध वर्णन। मतलब युद्ध वर्णन किस में किया गया? डिंगल में किया गया। और डिंगल कैसे बनी है? तो अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा के योग से बनी है। अब आइए पिंगल पर। पिंगल कैसे बनी है? तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनी है और पिंगल में प्रेम वर्णन किया गया। यही ये डिंगल और शैली और पिंगल शैली थी। लिख लीजिए आराम से। तो ये 9 विशेषता हो गई। एक विशेषता और लिख लीजिए, इस कालखंड में कल्पना की प्रधानता जबरदस्त रही थी। कल्पना की प्रधानता 10वीं विशेषता काफी है। कल्पना की प्रधानता, यानी कि इस कालखंड में कल्पना की प्रधानता रही। किसकी प्रधानता रही? तो कल्पना की प्रधानता रही थी। तो ये हो गया इस कालखंड का वर्णन। रासो साहित्य का वर्णन इस प्रकार हो गया। तो रासो साहित्य में आज क्या क्या हम लोग देख चुके हैं? रासो साहित्य में आज सबसे पहले समय सीमा देख लिए। समय सीमा बोलते हैं। रासो साहित्य की समय सीमा तो कोई निश्चित ही नहीं है ही नहीं कि सभी विद्वान अलग अलग रासों का अलग अलग समय मानते हैं। जो रासों हम पढ़ने लगेंगे रचना काल, रचना समय देखेंगे तो पता चलेगा। तो रासो साहित्य की परिभाषा हो गई, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और रासो शब्द या रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, ये हो गई। अब रासो
ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, और किस ग्रंथ में किस रस की प्रधानता है, किसका समय क्या है, किसके रचनाकार कौन हैं, इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं। चलिए आगे लिखिए, रासो ग्रंथ एवं रचनाकार। रासो ग्रंथ एवं रचनाकार। रासो ग्रंथ एवं रचनाकार। यहाँ पे जितने भी रासो ग्रंथ हैं सभी को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि प्रश्न आएगा। पृथ्वीराज रासो को सबसे अंत में देखेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो आप लोग के नेट जा रहे के सिलेबस में भी शामिल है। कैमाश पद आप लोग को पढ़ना है शायद, है ना, उसमें। तो रासो ग्रंथ जब पढ़ाएंगे तो सर्वोपांग पढ़ा ही देंगे, पूरा यही पढ़ा देंगे। तो प्रमुख रासो ग्रंथ में देखें तो रासो ग्रंथ और उसके रचनाकार में आज सबसे पहले हम बात करते हैं खुमान रासो की। किसकी बात करते हैं? खुमान रासो। खुमान रासो सबसे पहले आज बात करते हैं हम लोग खुमान रासो की। खुमान रासो, अगर खुमान रासो का समय देखें तो क्या है, तो इसका समय अगर यानी रचनाकाल का बात करें कि इसका रचनाकाल क्या है, रचनाकाल, तो इसका रचनाकाल आप लोग मानिए 9वीं सदी। 9वीं सदी इसका रचनाकाल मान लीजिए। और रचनाकार कौन है इसके? रचनाकार की बात करें खुमान रासो रचनाकाल 9वीं सदी, रचनाकार दलपति विजय। दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। देखिए एक बात इसके बारे में आती है कि मिश्र बंधुओं ने, सॉरी मिश्र बंधु बोलते हैं, ये शिव सिंह ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव सिंह सेंगर दलपति विजय को ना मानकर किसी भाट की रचना मानते हैं। शिव सिंह सेंगर जी का मानना है कि खुमान रासो दलपति विजय की रचना नहीं है, बल्कि किसी भाट कवि की रचना है। तो भाट क्या थे? एक बात ये भी है ना कि जिसे आप लोग को बताया चारण और एक है भाट, ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों अलग अलग जातियां हैं, दोनों में क्या अंतर है? ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में, चारण वो थे जो युद्ध भी करते थे और कविता भी रचते थे। मूल बात तो समझा दिए कि चारण वो थे जो युद्ध भी किया करते थे और कविता भी रचा करते थे। भाट क्या थे? भाट शब्द जो है ये भोट से बना है। अब भोट देश किसका नाम था? तो भूटान का प्राचीन नाम था। तो भाट क्या थे? भाट मूलतः वंशावली लिखने वाले व्यक्ति थे। ये वंशावली लिखा करते थे, वंशावली लिखने वाला, ऐसे समझिए। बस इसके बारे में इतना। चारण वो थे जो वीर रस की कविता भी लिखा करते थे, यानी कविता भी लिखा करते थे और युद्ध भी किया करते थे। और भाट वो थे जो वंशावली लिखा करते थे। तो खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं, परंतु शिव सिंह सेंगर का मानना है कि खुमान रासो दलपति विजय की रचना नहीं है, बल्कि किसी अन्य भाट कवि की रचना है। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है कि दलपति विजय की रचना है, बस ये याद रखिए आप लोग। अब इसमें है क्या, इस पुस्तक का अगर हम वर्ण विषय देखें कि खुमान रासो में है क्या, तो कुछ बातें इसके बारे में याद रखें। वर्ण विषय में कुछ बातें याद रखें कि इसमें चित्तौड़ के शासक, इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान
और बगदाद के खलीफा, इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान और बगदाद के खलीफा बगदाद के खलीफा, खलीफा किसको बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं धर्म गुरु को। खलीफा मतलब क्या होता है? खलीफा बोला जाता है धर्म गुरु को। इन सभी शब्दों पर थोड़ा याद ध्यान देंगे। खलीफा क्या है, चारण क्या था, भाट क्या था, तो खलीफा क्या होता है? खलीफा धर्म गुरु कहलाता है। तो इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान और बगदाद के खलीफा के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है। जब दोनों में युद्ध हुई तो इस युद्ध में जीता कौन था? विजय खुमान की हुई थी। इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान और बगदाद के खलीफा के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। विजय किसकी होती है? तो विजय खुमान की हुई थी। विजय खुमान की हुई। विजय किसकी हुई थी? तो खुमान की हुई। ये इसका हो गया वर्ण विषय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं अपने पुस्तक में 3 खुमान की बात करते हैं। इनका मानना है कि खुमान नाम के 3 शासक हुए और इन 3 शासकों में ये किनको मानते हैं थोड़ा सा देख लीजिए इस बारे में भी। ऐसे शुक्ल जी का तो जो मानना है वो द्वितीय का मानते हैं कि जो जिसमें खुमान रासों में जो शासक का वर्णन है वो खुमान द्वितीय था, लेकिन ये 3 खुमान की बात करते हैं। लिख सकते हैं आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख किए। 3 शासकों का उल्लेख किए। अब ये 3 शासक कौन कौन से थे थोड़ा इनको देख लीजिए। अगर नंबर 1 में बात करें तो खुमान प्रथम, अब ये प्रथम द्वितीय शुरू हो गया। खुमान प्रथम का समय देखा जाए तो ये विक्रम संवत में मानिए, और ये विक्रम संवत में तो पूरा इतिहास ही मान लिया था, हम लोग को मानने में क्या बुराई है। तो खुमान प्रथम कब से कब तक मानते हैं? खुमान प्रथम विक्रम संवत 810 से 865 तक, 65 विक्रम संवत तक, याद रखिएगा ये विक्रम संवत में माने हैं। खुमान द्वितीय नंबर 2, खुमान द्वितीय का समय ये विक्रम संवत 870 से विक्रम संवत 870 से 900 ईस्वी 900 संवत तक मानते हैं। 900 विक्रम संवत तक ये माने हैं। खुमान द्वितीय विक्रम संवत 870 से 900 विक्रम। और एक खुमान तृतीय, हालांकि ये खुमान द्वितीय की बात करते हैं, आगे बता देते हैं हम। खुमान तृतीय की बात जो ये किए हैं वो कब से तो विक्रम संवत 965 से विक्रम संवत 965 से 990 तक, 990 विक्रम संवत तक। ये 3 खुमान की चर्चा अपने इतिहास में करते हैं, और जिसमें इनका मानना है कि खुमान रासो में जो शासक हैं जिसने बगदाद के खलीफा के साथ युद्ध किया था और विजय प्राप्त किया था वो खुमान द्वितीय था। वो कौन सा था? वो खुमान द्वितीय था। ये बात थोड़ा उल्लेखित आप लोग कर लीजिएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख किया, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय और खुमान तृतीय। लेकिन खुमान रासो जो पुस्तक है और वो शासक जो चित्तौड़ का था और जिसने बगदाद के खलीफा के साथ युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी वो खुमान द्वितीय था।
स्पष्ट है? चलिए, तो ये तो किसके बारे में बात हो रही थी? खुमान रासों के बारे में। ये हो गया वर्ण विषय और ये शुक्ल जी का मत। कुछ विशेष बातें इस पुस्तक के बारे में और याद रखिए कि विशेष तथ्य थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में देख लीजिए। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो विशेष तथ्य थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में देख लीजिए। नंबर एक में ये लिख लीजिए कि इस पुस्तक, इसकी भाषा क्या थी? खुमान रासों की भाषा, तो इसकी भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें लगभग, इसमें का मतलब किसमें? खुमान रासों में। इसमें लगभग 5000 छंद हैं, 5000 छंद हैं। इसमें लगभग 5000 छंद हैं। दो बात हो गई। चलिए कुछ बातें और देखते हैं। नंबर 3, इसे हिंदी का, इसे मतलब किसे? यानी खुमान रासों को, ऐसे ही लिख लीजिए। खुमान रासों को, खुमान रासों को हिंदी का प्रथम, खुमान रासों को, खुमान रासों को हिंदी का, हिंदी का प्रथम जय काव्य, याद रखिएंगे क्या कहा गया है? जय काव्य। जय काव्य का मतलब जीत का काव्य, क्योंकि इसमें खुमान ने बगदाद के खलीफा के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त किया था। इसी कारण से खुमान रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य यानी जीत का काव्य, जीत का काव्य कहा जाता है। खुमान रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। मोस्ट बात थी, कहा जाता है। तीसरी विशेषता इसके बारे में एक बात और अंतिम लिख लीजिए। खुमान रासों में, खुमान रासों में खुमान द्वारा, ये खुमान जो चित्तौड़ का शासक था उसके बारे में है। खुमान रासों में खुमान द्वारा किए गए, क्या किए गए? किए गए 24 युद्धों का वर्णन है। यानी कि अपने जीवन काल में ये 24 युद्ध लड़ा था और 24 युद्धों का वर्णन है। खुमान रासों में खुमान द्वारा किए गए 24 युद्धों का वर्णन है, 24 युद्धों का वर्णन है। ये हो गई इसके बारे में कुछ विशेष बातें। और देखते हैं खुमान रासों में किस किस छंद का प्रयोग किया गया था। तो लिख सकते हैं खुमान रासों में, खुमान रासों में दोहा, कवित्त और सवैया, और सवैया छंद का प्रयोग है। खुमान रासों में, खुमान रासों में दोहा, कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग है। एक बात तो ये भी हो गई। और कुछ बातें इसके बारे में छूटी है क्या? थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। खुमान रासों में मेरे दृष्टिकोण से तो ये पूरी हो चुकी है। खुमान रासों, रचनाकार, रचनाकाल, वर्ण विषय बता दिए। वर्ण विषय के बाद आचार्य शुक्ल ने खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख किया जिसका समय सीमा ये है। और खुमान रासों में जिस शासक का वर्णन है वो खुमान द्वितीय था। विशेष तथ्य में इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें लगभग 5000 छंद हैं। ठीक है।
खुमान रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। खुमान रासो में खुमान द्वारा किए गए 24 युद्धों का वर्णन भी है। खुमान में दोहा, कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग भी मिलता है और इसकी भाषा राजस्थानी थी, ये तो हो गई है। तो ये खुमान रासो की बात आज हो गई है। खुमान रासो के बाद अगले रासो ग्रंथ को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है, बस क्रम से मिलना चाहिए। क्लास छोटी रहती है तो देखने में भी, अगर छूट गई है तो बाद में लिखने में भी सहायता मिलती है। एक ही क्लास, अब किसी दिन होता क्या है कि कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है तो क्लास लंबी हो जाती है, लेकिन ऐसे कि मेरी क्लास 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ज़्यादा होता है। और व्याकरण की क्लास तो खैर 30 से 35 मिनट के बीच में ही रखते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं रखते हैं। लेकिन आप लोग को अनवरत मिलता है, लगातार मिलते रहता है, ऐसा नहीं कि आज मिला कल नहीं, तो ऐसे नहीं, क्लास रेगुलर होते रहती है। कभी कभार कोई आकस्मिक घटनाएं हो गई या ऐसी कुछ बातें होती है तो क्लास बंद करना पड़ता है, ऐसे आप लोग को रेगुलर मिलते रहता है। तो आज खुमान रासो की बात की और रासो साहित्य हम लोग देख रहे थे, और रासो साहित्य में बस इतना ही आज हम लोग देखेंगे। अब रासो साहित्य की अब पहली क्लास हो गई है, कल यानी क्लास 8 से हम लोग बात करेंगे बिसलदेव रासो की। आज इतना ही रहने दे। पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे लास्ट में हम बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो एक क्लास में पूरा होगा भी नहीं। उसमें जो विविध अध्याय हैं उन सबों अध्यायों का नाम भी जानना है, और किस अध्याय में क्या है, किस अध्याय में कौन सी घटना है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।